नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आरके सर और हम पढ़ रहे थे इतिहास। और इतिहास के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसके बाद में हड़प्पा पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? मोहनजोदड़ो सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता। सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं हम। क्या जानेंगे? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हम लोग जाने। अर्थ है इसका मृत्यु का टीका। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका मोहनजोदड़ो सभ्यता का ये शाब्दिक अर्थ है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। इसको मोहनजोदड़ो को सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा, सॉरी उसको मैं यही लिख देता हूँ, आराम से लिख देता हूँ। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा। ध्यान दें। मोहनजोदड़ो सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या, ध्यान देना, सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? एक तो सब सर्वाधिक क्या है इसमें? जनसंख्या। सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या व दूसरा सबसे बड़ा स्थल। दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल। ध्यान देना मैंने क्या बताया। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या व दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ध्यान देना, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज। अब हमारे पास क्या आता है? इसकी खोज आ जाती है कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की और इसका उत्खनन किसने किया? तो इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। ध्यान दें, बनर्जी ने कब की थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई। इसके द्वारा खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो मैं आपसे पूछूं तो मेरे पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वहां पर कौन था? वहां पर ये नहीं था, वहां पर था दयाराम साहनी, जो 1921 के अंदर, ये 1922 के अंदर है, वो 1921 के अंदर थी, ये 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजी गई। उस समय जब ये सभ्यता खोजी गई 1922 के अंदर, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल। कौन से? जॉन मार्शल। कौन? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। कब की बात हो रही है?
1922 की ये बात हो रही है, जब इस सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी? राष्ट्रदात नदी के द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई थी, जहां पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो पुरानी चीजों या पुराने तत्वों को खोजा जाता है, उसके जो जनरल डायरेक्टर है वो जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ जो मैंने आपको भी बताया है कि मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, इसे हम कह सकते हैं। यह सभ्यता वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के, कहां पर? पाकिस्तान के सक्खर जिले में स्थित है। जैसे हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत हो गया, इतना ज्यादा मुझे कुछ बनाना कर नहीं आता था। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत ऐसा नहीं है, मेरे को भी मालूम है ये हमारा भारत नहीं है। चलो ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा, ऐसे करके भारत हमारा हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये कहां पर है? पाकिस्तान, ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये है पाकिस्तान के सक्कर जिला। पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तान में कौन सा? सक्खर। पाकिस्तान के सक्कर जिले में स्थित है। कहां पर है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान के सक्कर जिले में, पाकिस्तान के सक्कर जिले में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी प्रकार ये कौन सी नदी के किनारे? नदी है हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे, नदी के किनारे। जैसे मैंने बताया कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला से हम कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। खोज इसकी राष्ट्रदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसके किसके अध्यक्षता में? जॉन मार्शल के, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर थे उस समय का। 1922 के समय जॉन मार्शल इसके पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर थे। उस समय इसकी खोज हुई थी। वर्तमान में ये, आज की हम बात करें इस सभ्यता की, तो ये वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के सक्खर जिले के अंदर स्थित है। वहीं हम बात करें नदी के किनारे, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब ध्यान देना, इस सभ्यता का कालक्रम, अब हमारे पास आता है कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या हो सकता है, तो हम बात वही करेंगे जो हमें पता है। कालक्रम कौन सा? कालक्रम कैसे पता चलता है? मैंने आपको पिछली कई कई वीडियो में या कई क्लासों में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हम इसके द्वारा पता चलता है, हमको कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार हमें पता चलता है। इस सभ्यता का कालक्रम, कालक्रम की हम बात करें, इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच, 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। ध्यान देना सर, हमें ये पता कैसे चलता है कि ये इसी समय कालक्रम, ये बच्चे हमारे पास जो भी सामान मिलता है इसके अंदर, उसकी हम जो उसके अंदर जो पदार्थ है उसकी जांच करते हैं। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इसकी जांच करते हैं, और उस जांच के अंदर हमें पता चलता है कि ये जो सामान है, जो ये पदार्थ है या कोई पात्र है, ये कितनी साल पुराना हो सकता है। ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात करें हम कि ये सभ्यता कैसी थी। सभ्यता कैसी थी? सभ्यता कैसी थी? सभ्यता, ये सभ्यता कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन सभ्यता मैंने पीछे भी आपको बताया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता,
हड़प्पा सभ्यता, ये भी क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता ही थी। और ये जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये भी कांस्य युगीन सभ्यता ही है। जब इस सभ्यता की खुदाई हुई, ध्यान देना क्या हुआ, जब इस सभ्यता की खुदाई हुई तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई गई। क्या पाई गई, विभिन्न प्रकार की विशेषता। विशेषता क्या क्या थी इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको। विभिन्न प्रकार की जो विशेषता इसके अंदर पाई गई, तो विशेषता क्या क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। विशेषता क्या क्या थी इसके अंदर, एक तो क्या पाया गया, इसके अंदर एक पाया गया, क्या पाया गया, ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पद्धति। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिलता है ग्रिड पद्धति मिली इसके अंदर, और क्या मिला, और इसके अंदर मिला विशाल स्नानागार। ध्यान देना क्या मिला, विशाल स्नानागार। फिर क्या मिला, विशाल स्नानागार मिला, और फिर मिला अन्नागार, और फिर नीचे अन्नागार व ईटी। ये सब इसके अंदर विशेषताएं पाई गई जो ये मिली थी। और इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, नगर नियोजन। नगर नियोजन, इस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से ये जो नगर है ये बसा हुआ था, और ये भी इसके अंदर क्या मिलता है। ध्यान देना, जो यहाँ पर विशाल जो स्नानागार जो मिले हैं, यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत। पूछ लेते हैं कि जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसके अंदर विशाल स्नानागार या अनागार में से सबसे बड़ा कौन सा था। तो ध्यान देना, विशाल जो स्नानागार है इसकी लंबाई, बात किसकी कर रहे हैं, लंबाई की, जो इसकी लंबाई थी वो थी 45.17 मीटर। कितनी थी, 17 नहीं, 73 गलती मत करना, 73 मीटर क्या थी इसकी लंबाई थी। और इसकी जो चौड़ाई थी है, चौड़ाई चौड़ाई कितनी थी बच्चे इसकी, इसकी जो चौड़ाई थी वो 15.23 मीटर। कितनी थी, 15.23 मीटर। तो ये आप इसको गुणा कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कितनी लंबी और कितनी चौड़ी ये हो सकती है। फिर आता है हमारे पास, सॉरी ध्यान देना, ये मैंने गलत लिखवा दिया, ये विशाल स्नानागार नहीं है, ये है अन्नागार, जो सबसे बड़ी क्या थी इमारत थी, क्या अन्नागार। तो विशाल जो स्नानागार है उसके बाद में हमें विशाल जो स्नानागार है इसकी जो लंबाई देखने को मिलती है, इसकी बात करें विशाल स्नानागार की, और अन्नागार की जो मैंने आपको ये बताई है ये अन्नागार की। और अब हम विशाल स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई देखेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो है 11.84 मीटर। कितनी है, 11.84 मीटर। और चौड़ाई की बात करते हैं, जब हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये आता है हमारे पास 7.01 मीटर। तो फिर आती है हमारे पास गहराई, जो इसकी गहराई है इसकी हम अगर बात कर लेते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 2.43 मीटर है। कितनी है, 2.43 मीटर। तो ये थी हमारी दो बड़े क्या इमारतें, कौन कौन सी, एक तो विशाल स्नानागार और एक अन्नागार। जो अन्नागार है वो सबसे बड़ी इमारत थी किसकी, मोहनजोदड़ो। और जो विशाल स्नानागार है उसकी लंबाई है 11.84 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और गहराई है 2.43 मीटर। और विशाल इसकी अन्नागार की हम बात करें इसकी लंबाई की तो यह है 45.71 मीटर व चौड़ाई है इसकी कितनी, 15.23 मीटर या 15.23 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको देखने को मिलती है। और हड़प्पा, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, जो हड़प्पा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की जो राजधानी है वो जुड़वा थी। राजधानी क्या थी, जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी।
दोनों की एक साथ एक ही राजधानी थी, जो कितनी दूरी पर 640 किलोमीटर थी। कितनी थी? 640 किलोमीटर थी। क्या राजधानी, दोनों की जो राजधानी है समान दूरी पर थी, इसकी मोहनजोदड़ो की भी और हड़प्पा सभ्यता की भी। वो यहाँ पर क्या मिला, जो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसके अंदर स्वास्तिक का चिन्ह मिला। क्या मिला? स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो किसने? हिटलर ने अपनाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिटलर ने आपसे पूछ ले कि स्वास्तिक का चिन्ह चिन्ह कौन सी सभ्यता के अंदर मिला था जो हिटलर ने अपनाया था, तो वो स्वास्तिक का चिन्ह था, जो कैसे बनता है? ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जिसे हम हमारी भाषा में साकी सावली कहते हैं। तो ये वही है। तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। ये तो थी हमारी होली मोहनजोदड़ो। इसके बाद में चिन्ह की हमने बात करनी। यहाँ पर और क्या, यहाँ पर साक्ष्य किस किस के मिले हैं? एक तो कपड़ों के यहाँ पर साक्ष्य मिले, तो बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य यहाँ पर मिले। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। साक्ष्य में यहाँ पर क्या मिली है? तो वाटर प्रूफिंग मिली है। वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि वाटर प्रूफिंग के यहाँ पर क्या मिले? साक्ष्य के साक्ष्य यहाँ पर, साक्ष्य यहाँ पर मिले। किसके? वाटर प्रूफिंग के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? और यहाँ पर मिला है एक श्रृंगी बेल का चित्र है। एक श्रृंगी, एक श्रृंगी बेल की आकृति वाली, बेल की आकृति वाली, आकृति वाली मोहर वाली, मोहर, मोहर यहाँ पर मिली है। जिसके ऊपर एक मोहर है, जिसके ऊपर एक सींग वाला बेल की यहाँ पर क्या मिली है? आकृति मिली है या मोहर मिली है। तो वाटर प्रूफिंग, अब आप सोच सकते हो कि उस जमाने में भी वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। इसके अंदर, भारत के अंदर। और ये वर्तमान में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में स्थित है। तो वो पाकिस्तान है, वो भारत का, अखंड भारत का एक हिस्सा था। यहाँ पर और क्या मिला है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या मिला है? और यहाँ पर दादी वाला महादेव, दादी, दादी वाला महादेव, दादी वाला महादेव या पशुपति देवता, देवता का यहाँ पे क्या मिली है? मूर्तियां यहाँ पर मिली है। और एक सबसे बड़ी खास बात, और आप लोग कहोगे दाढ़ी वाला महादेव, यानी एक जो पुरुष की जो एक आकृति मिली है किसी, या फिर सिक्के पर या किसी चीज पर उकेरी हुई है, जिसके क्या दाढ़ी आ रखी है, और जिसके चारों ओर क्या है? पशु पक्षी उसके चारों ओर खड़े हैं। तो वो, उसको हम क्या मानते हैं? उसको महादेव की ही संज्ञा देते हैं। तो वो महादेव, पशुपति, दाढ़ी वाले महादेव की प्रतिमा, वो पशुपति देवता जिसको हम कहते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर मिली है। और क्या मिला है? और यहाँ पर ध्यान देना, ये कहां से इनकी सभ्यता थी जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या मिली? कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी भी यहाँ पर मिली है। क्या मिली है? कांसे की नर्तकी। इसका जो बनाने का जो मेथड था, क्या मेथड, क्या बनाने की जो टेक्निक थी, वो क्या थी? लुप्त हुई, जो वर्तमान में लुप्त हो गई है। मोम विधि से ये बनाई हुई थी। लुप्त मोम बनाई गई थी। क्या बनाई गई? ये जो नर्तकी की, फांसी की जो नर्तकी की जो प्रतिमा यहाँ पर मिली है, वो क्या, उसका क्या, वो कौन सी विधि से बनाई गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, कौन से मेथड से बनाई गई है? तो वो था लुप्त हुई मोम विधि से ये है बनाई गई है। अब ध्यान देना, इस सभ्यता के अंदर मैंने बताया था ग्रिड पद्धति के लिए। तो इस सभ्यता के अंदर
गलियों की जो लंबाई और जो चौड़ाई है हुआ करती थी, वो इसी के साथ इस सभ्यता की सड़कें और गलियारों के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यानी कि ऐसे ये समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री का, ये सापेक्ष हो गया। तो ऐसे ही ग्रिड पद्धति यहाँ पर जैसे बनी हुई थी, जाल बना हुआ है, सॉरी तो ये जाल बना हुआ ऐसे करके ये जाल बन गया, इसके किनारे किनारे पे ये लोग बसे हुए हैं। इसे मकान बने हुए थे। ये है ग्रिड पद्धति प्रणाली, यानी एक जाल बना हुआ था समकोण पर, जो एक दूसरे के क्या समकोण पर काटते थे। उसके बाद में हमारे पास क्या आती है, फिर आता है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिससे एक जाल बन जाता है, जो मैंने अभी आपको बनाया है, जैसे जिसमें हम कबूतर पकड़ सकते हैं, जैसा एक जाल बन जाता था, जिसको हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। अब हम यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर का, तो ग्रिड पद्धति जो मैंने शायद पीछे लिखवा दिया है, एक बार पीछे भी लिखा था, ग्रिड पद्धति, ये ग्रिड पद्धति हो गई, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़क हो गली हो, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समान दूरी थी, समान चौड़ाई थी उसकी, तो वो दोनों आपस में एक समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता के में एक साथ दो फसलों को, ध्यान देना, जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर एक साथ दो फसल उगाने के भी क्या मिले, साक्ष्य मिले। जैसे ये खेत है हमारा, क्या हुआ, जैसे ये जुट गया, जैसे तो ये क्या हुआ, आधे के अंदर इन्होंने कुछ अलग फसल पाई है, और आधे के अंदर, जैसे कि आज हम बातें हैं, तो हम देखते हैं कि हम उसके अंदर बाजरा भी बा देते हैं, उसके अंदर हम जैसे ये तिल वगैरह, मूंग, मोर, बाजरे, ये जो फसलें हैं वो हम बो देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक साथ दो फसल, एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य या उगाने के या उगाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। इस सभ्यता में मैंने बता दिया आप लोगों को कि एक माल गोदाम मिला है, जिसे हम किस क्या कह सकते हैं, अन्नागार कह सकते हैं, प्राप्त हुए हैं। और वो क्यों मिले हैं, वो एक यानी कि ये जो बना हुआ था उसका काम क्या था, मैंने बताया कि ये मिला है, इसकी मैंने लंबाई चौड़ाई भी आप लोगों को बता दी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये किस काम आता था। ये क्या करते थे, जैसे फसल ये लोग बा लिए, तो ये ज्यादा हो गई तो इसके अंदर अनाज भर दिए, और जब भविष्य में अकाल पड़े या पानी की कमी हो ना हो, लेकिन क्या हो कि हम फसल ना बा सके, तो इसका उपयोग हम कर सकते थे, या हम इसका व्यापार भी हम इसको कर सकते थे। और जो यहाँ पर जो विशाल स्नानागार जो मैंने आप लोगों को बताया है, वहां पर क्या थी, उत्तर और दक्षिण इन दोनों से नीचे जाने का दो क्या मिले हैं, सीढ़ियां। ये जो यहाँ पर जैसे सीढ़ियां बनी हुई है, और यहाँ पर आपके स्नानागार हो गए ये, और ये गहराई हो गई इसकी, ये मैंने आपको बता दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैंने आपको पीछे बताया है। और जो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर जो ईंटें इस्तेमाल की गई है वो पक्की हुई ईंटें थी। अब वो पक्की है, धूप में भी पकाई जा सकती है, आग में भी पकाई जा सकती है, तो लेकिन वो पक्की हुई ईंटों के यहाँ पर क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। और ये जो सभ्यता है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये आपकी ये जो सभ्यता हो गई, अब मैं बता देता हूँ कि ये जो सभ्यता है इसको कब, एक तो क्या होगी आपकी ग्रिड पद्धति, जो मैंने आपको बता दी है कि ग्रिड पद्धति होती क्या है, ये इसका जैसे सापेक्ष चित्र घोषित करें से करके, ये चित्र है इसका, यानी जाल की आकृति है बनाती है, ग्रिड पद्धति होगी। फिर आता है कि जो ये सभ्यता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक क्या मिली है, एक तो क्या मिला है यहाँ पर, बेल की आकृति वाला मोहर मिली है, गाड़ी वाला महादेव, इसको पुरोहित राजा, पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, इसे हम महादेव भी कह सकते हैं, और इसको पुरोहित की संज्ञा दी गई है, यानी माना जाता है कि ये किसी राजा की तस्वीर होगी। और अब बात आती है, मैं बता रहा था कि जो ये सभ्यता, इसको यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को है, यूनेस्को के अंदर
अंदर शामिल की गई है। तब 1980 के अंदर 1980 के अंदर इसको यूनेस्को में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और जो ये सभ्यता है इसके अंदर हमें कुओं की संख्याएं प्राप्त होती है। कुएं कैसे बनाए जाते हैं, जैसे ये हमारा घर है और इधर से तो रास्ता चल रहा है, तो क्या हुआ कि यहाँ से जो भी राहगीर आता था वो पानी पीता, पानी प्यास तो लगती थी होगी, तो वो क्या करते थे, जैसे ये हमारे घर बन गए तो एक अलग से यहाँ पर कमरा होता था, ये इसका वो गया, ये अंदर जाने की, तो क्या होता है ये यहाँ यहीं पर क्या होता बंद हो जाता था। तो यहाँ से जो भी राहगीर आता वो यहाँ आता, इसको ये से पानी पीता और यहीं से वापस चला जाता। वो यहाँ से घर के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि क्यों, ये उनकी प्राइवेसी हो गई। तो ध्यान सोचो कि उस जमाने के लोग भी कितना ध्यान रखते थे। तो ये कुएं कुएं मिले, कुएं कितने मिले हैं, कुएं मिले हैं यहाँ पर लगभग 700 कुओं की संख्या यहाँ पर मिली है। कहाँ की बात कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो सभ्यता की हम बात करें, जहां पर लगभग 700 कुओं की संख्या 700 कुएं यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो। तो सबसे पुराना स्थल था हड़प्पा। ध्यान देना, सबसे पुराना, और यानी कि यह मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी पुराना स्थल है कौन सा, हड़प्पा। उसके बाद में मोहनजोदड़ो जो सबसे पहले खोजा गया था। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, 1921 के अंदर ये खोजा गया। और इसका जो कालक्रम है वो कब से कब तक रहा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका क्या रहा, कालक्रम रहा। और ये कांस्य युग की सभ्यता थी। और यहाँ पर जो कांस्य की जो नृत्य की मिली है वो गुप्त विधि से बनाई जाती थी। ये इसका मेथड है, ग्रिड पद्धति जो मैंने आप लोगों को बताई है, जो हड़प्पा में, शायद हड़प्पा में भी मिली थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली थी, तो वो इसमें भी है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। यूनेस्को के अंदर इसको 1980 के अंदर शामिल किया गया था और लगभग इसके अंदर 700 कुओं की संख्याएं प्राप्त हुई है। और यहाँ पर एक श्रेणी बेल की आकृति वाली मोहर मिली है और यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के हिसाब से भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये थी आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता। और अब हम आगे पढ़ेंगे शायद समुद्रो सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, समुद्रो सभ्यता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे समुद्रो सभ्यता। जय हिंद, जय भारत।